गाइज वेलकम टू मेडिकोस कैफे। एंड अब जो लेसन है अपना वो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स अपने लगभग सारी पूरी कर चुके हैं। लगभग क्या यार, कंप्लीट ही पूरा हो चुका है। उसमें कोई ऐसा लगता नहीं मुझे कोई चीज़ ऐसी है जो रह गई हो। अब सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, उसके न्यूरोट्रांसमीटर और उसके रिसेप्टर्स की बात करेंगे यहाँ पे अपने। अब जो है वो पूरा उसका अपोजिट इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो अपने इफेक्ट पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में देख रहे थे वो इफेक्ट अपने को सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा। उसका न्यूरोट्रांसमीटर भी नए होंगे यहाँ पे, रिसेप्टर्स भी अलग होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो यहाँ पे जो काम करता है वो होता है नोरएपिनेफ्रिन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो नोरएपिनेफ्रिन होता है। अब नोरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस कैसे होता है, बनता कैसे है नोरएपिनेफ्रिन, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि नोरएपिनेफ्रिन की स्टार्टिंग जो होती है वो 2 अमीनो एसिड से होती है। एक तो ट्रायोसिन से, और ट्रायोसिन के बाद डोपा। ट्रायोसिन जो होता है, ट्रायोसिन जो होता है वो ट्रायोसिन क्या करवाता है, वो ट्रायोसिन को डोपा में कन्वर्ट करवाता है। ट्रायोसिन जैसे ही डोपा में कन्वर्ट होता है, डोपा के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, डोपामिन में कन्वर्ट होता है। ट्रायोसिन पहले डोपा में कन्वर्ट होगा, डोपामिन में कन्वर्ट होगा। और अब ये कन्वर्ट होते हैं तो एंजाइम कौन कौन से काम में आते हैं जो इनको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ट्रायोसिन से डोपा जब बनता है तो एंजाइम जो काम में आता है वो होता है ट्रायोसिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है, ट्रायोसिन हाइड्रोक्सिलेज। वहीं अगर डोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करना है तो जो एंजाइम काम में आता है वो कौन सा होता है, डोप्स डी कार्बोक्सिलेज। डोप्स डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। तो 2 एंजाइम होते हैं जो किसको बनाते हैं, डोपामिन को बनाते हैं। अब ये डोपामिन जो होता है, ये डोपामिन किसकी हेल्प से, ये डोपामिन वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोरेटर की हेल्प से किसके अंदर चला जाता है, ये किसके अंदर चला जाता है, ये चला जाता है वेसिकल्स के अंदर। जैसा कि अपनों ने एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन को अपने को वेसिकल्स के अंदर भेजना पड़ेगा। वेसिकल्स में ही तो जाके स्टोर होंगे यार। प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट बना रखी है मैंने, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर वेसिकल्स में जाके ही तो स्टोर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है कि अपने ट्रायोसिन आता है, ट्रायोसिन से डोपा बनता है, डोपा से डोपामिन बनता है, और डोपामिन जो होता है वो वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोरेटर की हेल्प से वेसिकल्स के अंदर चला जाता है। अब ये जैसे ही डोपामिन जो होता है वेसिकल्स के अंदर जाता है, वेसिकल्स के अंदर जाते ही क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सिलेज। डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज होता है, और डोपामिन का जैसे ही बीटा हाइड्रोक्सिलेशन होता है, बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या बनता है डोपामिन से नोरएपिनेफ्रिन बनता है। क्या बनता है, नोरएपिनेफ्रिन बनता है। अब जैसे ही नोरएपिनेफ्रिन बन जाता है, नोरएपिनेफ्रिन बनते ही क्या होता है, नोरएपिनेफ्रिन वेसिकल्स में स्टोर होता है। नोरएपिनेफ्रिन वेसिकल्स में स्टोर होता है तो वही सेम टू सेम मैकेनिज्म पिछले वाला पूरा का पूरा कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, ओपन होते ही कैल्शियम की एंट्री होती है अंदर। कैल्शियम की एंट्री होते ही ये जो अपना वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स के ऊपर जाते हैं, कैल्शियम एक्ट करते हैं, एक्ट करते ही कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है इनके अंदर। कॉन्ट्रैक्शन होते ही ये वेसिकल्स जो होती है रप्चर हो जाती है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो बाहर निकल जाता है, नोरएपिनेफ्रिन का रिलीज हो जाता है, नोरएपिनेफ्रिन का रिलीज हो जाता है। तो यही प्रोसेस पूरी की पूरी जो अपने पीछे पड़ चुकी है सेम है। सिर्फ चेंजेस क्या क्या है, चेंजेस सिर्फ हार्मोन्स जो भी एंजाइम्स पढ़ रहे हैं अपने उसके अंदर चेंजेस है, उसके बाद अमीनो एसिड्स के अंदर चेंजेस है, किस तरीके से बन रहा है, कौन कौन सी चीजें नहीं आई है इसके अंदर, उनके अंदर चेंजेस है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेट लिमिटिंग स्टेप, कि कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। तो रेट लिमिटिंग स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है वो ट्रायोसिन से डोपा जो बनता है वो एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये वाली कंडीशन रेट लिमिटिंग स्टेप होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रायोसिन डी हाइड्रोक्सिलेज जो होता है वो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। अब मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूँ कि अब इसके बाद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन देखते हैं कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है जो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर 2 टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है और बीटा रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद और इंटरेस्टिंग चीजें ही बताऊंगा। यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बट अभी सबसे पहले अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो नोरएपिनेफ्रिन जो है वो यहाँ पे ही एक्ट करेगा। ये बात पक्का है, ये बात कंफर्म होगी। नोरएपिनेफ्रिन एक्ट करता है, फिर आगे फिर से ये स्टिमुलेशन कोज करता है, देन दोबारा से क्या क्रिएट करते हैं, दोबारा से एक्शन पोटेंशियल रीजनरेट होता है। तो पूरा मैकेनिज्म सेम है जो अपनों ने पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा था। दोबारा बार बार एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आप वहाँ पे मेरा लेसन देख सकते हो। पैरासिम्फेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ा था, तब मैंने ये सारी चीजें समझाई थी। अब अपने को ये देखना है कि कब कब अपने किस किस तरीके से अपने नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को कम कर सकते हैं और किस किस तरीके से नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को अपने बढ़ा सकते हैं। तो जब अपने को नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को कम करना है तो अपने को नोरएपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन अपने कब कब कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन अपने हर उस तरीके से कम कर सकते हैं जब अपने इन सारे एंजाइम्स को इनिबिट करवा दें।
जितने भी एंजाइम्स हैं जो नोरेपिनेफ्रिन के बनने में हेल्प कर रहे हैं, अगर उन एंजाइम्स को इनहिबिट करवा दे, इन एंजाइम्स को ही ना बनने दे अपने, तो नोरेपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ना यार, नोरेपिनेफ्रिन बनेगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, ध्यान से देखना। सबसे पहला एग्जांपल क्या है मेरा, मेटायरोसिन। मेटायरोसिन जो होता है ये ट्रायोसिन का एनालॉग होता है, और ये क्या करता है, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटरी होता है, कम्पिटिटरी इनहिबिटिंग होता है रेट लिमिटिंग स्टेप का। इसके अंदर क्या होता है, ये ड्रग जो होती है क्या करती है मेटायरोसिन, ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करवा देती है। ट्रायोसिन हाइड्रोक्सिलेज ही इनहिबिट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस ही रुक जाएगा, और जब पूरा प्रोसेस रुक जाएगा तो नोरेपिनेफ्रिन बनेगा ही नहीं। तो क्या आप मेटायरोसिन देके आप पेशेंट को क्या करवा सकते हो, आप नोरेपिनेफ्रिन का लेवल कम करा सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करवा दो। आप वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर को ही बंद करवा दोगे। अगर इस ट्रांसपोर्टर को बंद करवा दिया आपने, इनहिबिट करवा दिया, ड्रग देके ब्लॉक करवा दिया, तो जाहिर सी बात है वेसिकल्स में नोरेपिनेफ्रिन जाएगा ही नहीं, और वेसिकल्स में नोरेपिनेफ्रिन नहीं जाएगा तो बाहर भी नहीं आएगा। तो ऐसी जो ड्रग्स होती है जो इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है, और ये ड्रग बहुत कॉमनली यूज में ली जाती है। ड्रग्स कौन कौन सी होती है, एक तो रेसरपाइन होती है, रेसरपाइन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत बार काम में ली जाती है रेसरपाइन। उसके बाद टेट्राबेंजाइन होती है, देन ड्यूट्राबेंजामीन होती है, एंड वेलबिंजामीन होती है। रेसरपाइन बहुत कॉमनली यूज है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट, भी आगे भी पढ़ेंगे इनको बार बार अपने रेसरपाइन को। और टेट्राबेंजामीन, ड्यूट्राबेंजामीन, देन वेलबेंजामीन, ये सारी की सारी ड्रग्स है जो क्या करवाती है, मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कराती है। तो इसको इनहिबिट करके भी अपने क्या कर सकते हैं, नोरेपिनेफ्रिन का लेवल कम कर सकते हैं। समझ आ रही है आराम से चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो चीज है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरा तरीका क्या है कि अपने डायरेक्ट बीटा हाइड्रोक्सिलेज को ही क्यों ना इनहिबिट करवा दें। अगर बीटा हाइड्रोक्सिलेज ही इनहिबिट करवा दिया तो नोरेपिनेफ्रिन बनेगा ही नहीं, और नोरेपिनेफ्रिन नहीं बनेगा तो फिर से नोरेपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाएगा। तो डोपामिन से अगर नोरेपिनेफ्रिन को कन्वर्ट ही ना होने दे अपने, तो अपने क्या करवा सकते हैं, अपने नोरेपिनेफ्रिन का लेवल फिर भी इनहिबिट करवा सकते हो। जो ड्रग यूज में ली जाती है डाइसल्फिराम, कौन सी होती है, डाइसल्फिराम ड्रग होती है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है, बट इसको कॉमनली अपने आजकल यूज में नहीं लेते हैं। तो ये सारी की सारी ड्रग्स हो गई जो क्या करवा रही थी, ये सारी की सारी ड्रग्स क्या करवा रही थी, किसी ना किसी तरीके से इनहिबिशन करवा रही थी, और इनहिबिट करवा के एंजाइम को अपने नोरेपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन क्या करवा रहे थे, कम करवा रहे थे। अब देखना, अब इंपॉर्टेंट चीज ये देखना दूसरी, कि जो नोरेपिनेफ्रिन है, इस नोरेपिनेफ्रिन को जब ये रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद जाहिर सी बात हो, पूरा मैकेनिज्म था पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया था कि नोरेपिनेफ्रिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आने के बाद इसको रीअपटेक भी करा दिया जाता है। नोरेपिनेफ्रिन जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो यहां से इसको क्या करवा दिया जाएगा, रीअपटेक करवा दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रीअपटेक कराने में। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है कि इसको मेटाबोलाइज करा के डिग्रेड करवा दो। दूसरा मैकेनिज्म यही है कि मेटाबॉलिज्म से डिग्रेड करवा दो जब आपका काम पूरा हो गया तो जो मेटाबोलाइजेशन से डिग्रेड करवाया जाता है, तो डिग्रेड करवाने के लिए दो टाइप के एंजाइम काम में आते हैं, एक तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज और दूसरा कार्बोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। दोनों अमीन मैंने लिख रखे हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंड कार्बोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये दोनों के दोनों जो होते हैं क्या करवाते हैं, डिग्रेडेशन का काम कराते हैं। एक तो डिग्रेड कैसे करवाता है, एक तो मेटाबोलाइज करके डिग्रेड करवाता है और दूसरा डिफ्यूजन करवा देता है। इसका डिफ्यूजन कहाँ पे करवा देता है, डिफ्यूजन टिश्यूज के अंदर करवा देता है। टिश्यूज के थ्रू डिफ्यूजन करवा के इसका क्या करवा देता है, इसका लेवल जो होता है नोरेपिनेफ्रिन का, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट से कम करवा देता है। तो ये दो चीजें आपको समझ आई अच्छी तरीके से कि किस तरीके से अपनों ने ऊपर ड्रग्स के थ्रू इनहिबिशन का काम पड़ा, कैसे नोरेपिनेफ्रिन का लेवल कम कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो नेचुरली हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, कि जो नोरेपिनेफ्रिन होता है उसका जब काम पूरा हो जाता है रिसेप्टर्स के ऊपर, तो रिसेप्टर्स पे जैसे ही काम पूरा हो जाता है वैसे ही अपने क्या करते हैं, रिसेप्टर्स का काम पूरा होता ही जो ऑटोमेटिक जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज, कार्बोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज, इसके थ्रू भी अपने मेटाबॉलिज्म करवा सकते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू वापस से क्या कर सकते हैं, नोरेपिनेफ्रिन को डिग्रेड कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे नोरेपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज करवाना है, मुझे नोरेपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज कराना है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाने का कि आप रीअपटेक को क्या करवा दो, इनहिबिट करवा दो। अगर आप रीअपटेक को ही इनहिबिट करवा दोगे, नोरेपिनेफ्रिन का रीअपटेक ही नहीं होने दोगे, तो रीअपटेक नहीं होने के कारण क्या होगा, नोरेपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाएगा। और नोरेपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाने की बहुत सारी कंडीशंस में अपने को जरूरत पड़ती है। तो ऐसी जो ड्रग्स होती है जो कि रीअपटेक को इनहिबिट करवा देती है नोरेपिनेफ्रिन की, वो ड्रग कौन कौन सी होती है वो अपने बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के बाद सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रिलीज इनहिबिटर,
रीअपटेक इनहिबिटर, देन कोकीन, ये सारी की सारी ड्रग्स है। कोकीन भी क्या करवाती है, कोकीन भी रीअपटेक को इनहिबिट करवा देती है। तो ये सारी की सारी ड्रग्स है जो अपने बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि किस तरीके से इनहिबिट होता है, कहाँ का यूज़ आता है इनका, कहाँ का एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ लेते हैं, नोरेपिनेफ्रिन का लेवल क्यों बढ़वाते हैं डिप्रेशन के अंदर, ये सब अपने एंटी डिप्रेशन के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आई अच्छे से कि किस तरीके से नोरेपिनेफ्रिन को अपने इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से नोरेपिनेफ्रिन को डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। इसके बाद अपने अब बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स के अंदर जो सबसे पहली ड्रग्स है, जो अपने सबसे पहली ड्रग पढ़ी थी, सबसे पहली ड्रग कौन सी पढ़ी थी, मिटायरोसिन। मिटायरोसिन जो होती है, मिटायरोसिन ट्रायोसिन का एनालॉग होता है, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, कम्पिटिटिवली कंपटीशन करता है, कंपटीशन करके बाइंड हो जाता है और बाइंड होके क्या करवाता है, बाइंड होने के बाद इनहिबिशन करवा देता है। इनहिबिशन करने के कारण नोरेपिनेफ्रिन जो होता है वो बन नहीं पाता। इसका जो नॉर्मल इंडिकेशन है इस ड्रग का, जो नॉर्मल जो यूज़ में ली जाती है ड्रग, वो हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ में ली जाती है। बट आजकल अपने पास इससे अच्छी ड्रग्स है, मैं बता दूं, दैट्स वाई अपने इसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा है, दैट्स वाई इसलिए अपने इसको मेटायरोसिन को अपने हाइपरटेंशन में नहीं लेते जल्दी से। मेटायरोसिन के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स है अपने पास। और उसके अलावा अपने इसको फिकोक्रोमोसाइटोमा के अंदर भी ले सकते हैं एज ए एड ऑन ड्रग। बाकी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जल्दी से एड ऑन ड्रग का, बट फिकोसाइटोक्रोमा के अंदर भी अपने इस ड्रग को काम में ले सकते हैं। दूसरी जो बात करी थी अपनों ने, दूसरे अपने ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करवाया था। ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करने के लिए रेसरपाइन काम में लेते हैं। रेसरपाइन इंपॉर्टेंट ड्रग है। रेसरपाइन को अपने दो जगह काम में ले सकते हैं। एक तो अपनों ने रेसरपाइन को हाइपरटेंशन में ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, और एक ट्रेडिव डिस्काइनेशिया के ट्रीटमेंट में भी अपने रेसरपाइन को काम में लेते हैं। टार्डिव डिस्काइनेशिया आपने कहाँ पढ़ा है, याद आ रहा है कहीं कहीं? तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में अपने को टार्डिव डिस्काइनेशिया देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स साइकेट्रिक का टॉपिक है। अगर आप साइकेट्रिक डिसऑर्डर पढ़ोगे या फिर अपने आप पार्किंसन पढ़ोगे, पार्किंसन के अंदर जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है, पेशेंट को अपने एंटीसाइकोटिक देते हैं, उस कंडीशन के अंदर अपने को ये देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें टार्डिव डिस्काइनेशिया भी एक है। तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी जो ड्रग होती है वो काम में आती है रेसरपाइन। उसके बाद बात करते हैं अपने टेट्राबेंजामीन की बात करते हैं। टेट्राबेंजामीन जो ड्रग है वो भी ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर ही है। ये ड्रग ऑफ चॉइस किस कंडीशन के अंदर होती है, हंटिंगटन कोरिया के अंदर। हंटिंगटन कोरिया के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है टेट्राबेंजामीन होती है, ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर सकते हैं अपने। और इसके अंदर अपने और कौन सी कंडीशन में यूज़ में ले सकते हैं, ऐसी सारी कंडीशन में भी यूज़ में ले सकते हैं। टॉर्टोरा सिंड्रोम्स के अंदर भी इसको यूज़ में लिया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार इन ड्रग्स के, कहीं ना कहीं ये पूछे गए भी हैं और पूछे जा भी सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा जो एक और ड्रग बताई थी मैंने आपको, ड्यूट्राबेंजामीन, इसको भी अपने ट्रेडिव डिस्काइनेशिया के अंदर यूज़ में लेते हैं। दो ड्रग है ये, डेट्राब्यूट्रामीन और दूसरी कौन सी है, वेलबेंजाइन। दोनों की दोनों ड्रग को अपने यूज़ में लेते हैं। तीसरी है डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम को आप अल्कोहल डी एडिक्शन के अंदर यूज़ में लेते हो। बहुत बार नाम भी सुना होगा आपने डाइसल्फिराम का, बट इसको आजकल इंडिकेट नहीं करते जल्दी से। साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर पेशेंट ज़्यादा अल्कोहल इनटेक कर ले मेडिसिन को लेने के बाद, पेशेंट की इवन डेथ भी हो सकती है। डेट्स वाई इसको जल्दी से आजकल इंडिकेट नहीं करते। ये क्या करता है, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है, जो कि मैं आपको ऊपर बता के आ चुका हूँ, जो कि आपको समझ भी आया था अच्छे से। उसके बाद अपने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात करते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, रीअपटेक इनहिबिटर, ये भी क्या करते हैं, ये भी ड्रग्स सारी की सारी है जो अपने बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाती है। नाम से ही समझ आ रहा है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, तो डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर अपने दे सकते हैं। सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, रीअपटेक इनहिबिटर है, इसको भी अपने बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स के अंदर यूज़ में लेते हैं, बहुत सारी साइकोटिक्स प्रॉब्लम्स में यूज़ में लेते हैं अपने ड्रग्स सारी की सारी। और जो कोकीन होती है, कोकीन भी क्या करता है, कोकीन को भी अपने नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाने में यूज़ में लेते हैं और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाता है। एरिथमिया के अंदर अपने यूज़ में, एरिथमिया की कंडीशन में यूज़ में लेते हैं, बीपी की कंडीशन में यूज़ में लेते हैं। तो इन कोकीन को भी अपने बहुत सारी कंडीशंस के अंदर यूज़ में लेते हैं। ये सारे अपने पढ़ेंगे और आगे डिटेल में। अभी मैं सिर्फ आपको न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं अपने इसके आगे के न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर के बारे में। तो अब अपने जो बात कर रहे हैं, अब अपने एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, कि कोकीन का जो इफेक्ट होता है, कि जो इफेक्ट ऑफ कोकीन होता है वो अपने किस तरीके से देते हैं, वो अपने इंक्रीज, जो कोकीन होता है वो क्या करवाता है, वो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करवाता है। कोकीन क्या करवाता है, डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कराता है। बट एक चीज़ याद रखना, जब भी अपने कुछ इस टाइप की ड्रग देते हैं जिसपे पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है जिसके ऊपर, जैसे मॉर्फिन सल्फेट की इंजेक्शंस हो गए, कोकीन हो गई, ये सारे के सारे ड्रग्स ऐसी है जिसके ऊपर पेशेंट क्या हो जाता है, पेशेंट डिपेंडेंसी शो करने लगता है।
क्योंकि इनकी एक थेराप्यूटिक रेंज होती है बॉडी के अंदर। उस थेराप्यूटिक रेंज को जब क्रॉस कर जाते हैं, उस थेराप्यूटिक रेंज को जब क्रॉस कर जाती है ड्रग, तो बॉडी क्या करती है, उस चीज़ को कम होते ही उस चीज़ की डिमांड करती है। क्योंकि बॉडी जो होती है, बॉडी उसके लिए वो फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाता है बॉडी के अंदर। और जैसे ही वो चीज़ बॉडी के अंदर से कम होनी शुरू होती है उस थेराप्यूटिक रेंज से, वैसे ही विड्रॉल सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। और वो विड्रॉल सिम्टम्स बहुत खतरनाक भी होते हैं। तो जब भी ऐसी ड्रग्स देते हैं अपने पेशेंट को, तो ऐसी ड्रग के साथ साथ अपने को, जब पेशेंट को ये ड्रग अपने छुड़वाते हैं या फिर पेशेंट को अपने ये ड्रग जब देना बंद करते हैं, तो क्योंकि पेशेंट के अंदर विड्रॉल सिंड्रोम्स ना देखने को मिले, तो अपने को इसके साथ एक एडिशनल ड्रग शुरू रखनी पड़ती है पेशेंट के साथ। जैसे ही अपनों ने कोकीन किसी पेशेंट को दे रहे थे, मान लो अपना काम पूरा हो गया, पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, कोकीन जैसे ही अपने बंद करेंगे, तो पेशेंट को अपने को बंद करने के बाद एक दूसरी ड्रग देनी पड़ेगी। जो दूसरी ड्रग अपने पेशेंट को देंगे वो काम तो बिल्कुल कैसा करेगी, कोकीन जैसा करेगी, बट वो डिपेंडेंसी शो नहीं करेगी। क्या बोला मैंने, वो काम तो बिल्कुल कोकीन जैसा करेगी, मतलब जो काम कोकीन कर रहा था उसी रिसेप्टर पे जाके काम करेगी, उसी रिसेप्टर पे इफेक्ट दिखाएगी, बट वो ड्रग डिपेंडेंसी शो नहीं करेगी। मतलब पेशेंट के अंदर धीरे धीरे फिर अपने डोज कम करते जाते हैं उस ड्रग की, और विड्रॉल सिंड्रोम से प्रिवेंट किया जा सकता है पेशेंट को। तो ऐसी ड्रग्स के अंदर हमेशा यूज में लेनी पड़ती है ड्रग। तो वैसे ही मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बताया कि कोकीन जब भी अपने देते हैं, तो कोकीन जो होता है वो डोपामिन के लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, वो डायरेक्ट D2 रिसेप्टर होता है ब्रेन में, उसको स्टिमुलेट करता है ब्रेन के अंदर। तो जब D2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, थेराप्यूटिक रेंज इंक्रीज हो जाती है। तो जब पेशेंट को अपने कोकीन का काम पूरा हो जाता है, जब ड्रग अपने पेशेंट को बंद करते हैं, तब अपने जो दूसरी ड्रग देते हैं डी एडिक्शन के लिए, वो कौन सी होती है, ब्रोमोक्रिप्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ब्रोमोक्रिप्टिन बहुत बार पूछा जाता है। डी एडिक्शन के लिए अपने कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं, तो कोकीन के साथ जो अपने ड्रग यूज में लेते हैं वो कौन सी होती है, ब्रोमोक्रिप्टिन। ये भी D2 रिसेप्टर को ही स्टिमुलेट करती है और सेम इफेक्ट शो करती है जो कि कोकीन शो करता है, बट ये डी एडिक्शन के काम में आती है। ये एडिक्शन शो नहीं करती, डिपेंडेंसी शो नहीं करती है। अब जाहिर सी बात है, ये सारी ड्रग्स जो होएगी, जब ये वाली ड्रग्स अपने पेशेंट को देते हैं, ऐसी ड्रग कोकीन हो गई, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो गया, देन SNRI हो गई, सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये सारी ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी होंगे। क्योंकि ये ड्रग्स क्या कर रही है, कहीं ना कहीं नोरेपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज कर रही है साइनेप्स के अंदर। और जब नोरेपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज होगा, तो इसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। पेशेंट जो होता है थोड़ी सी मैनिक स्टेट के अंदर होता है, मेनिया की स्टेट के अंदर होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है पेशेंट। थोड़ा ऐसी ड्रग्स की यूज लेने से पेशेंट खुश ज्यादा रहता है, सारे टाइम सोचता ज़्यादा है, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर स्टिमुलेट रहता है। तो ऐसी कंडीशंस अपने को ज़्यादा देखने को मिलती हैं इन ड्रग्स को देने के बाद। तो इन चीज़ों का अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है उस टाइम के ऊपर। वहीं अगर दूसरी बात करें, अपने दूसरी बात के अंदर अपनों ने कौन सी ड्रग पढ़ी थी, अपनों ने मेटायरोसिन पड़ी थी, रेसरपाइन पड़ी थी, टेट्राबेंजामीन पड़ी थी। ये सारी ड्रग्स होती है, ये सारी ड्रग्स क्या कर रही थी इसके अंदर, इन सारी ड्रग्स से अपने नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को डिक्रीज करवा रहे थे, क्योंकि अपने सारे एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे थे इसके थ्रू, ताकि नोरेपिनेफ्रिन का लेवल क्या हो जाए, कम हो सके। और जब नोरेपिनेफ्रिन का लेवल कम होगा, तो जाहिर सी बात है आपको पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको पेशेंट के अंदर डिप्रेशन वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट क्या होगा इसका, डिप्रेशन होगा। अगर इसको ज्यादा नोरेपिनेफ्रिन का लेवल कम करा देते हैं, तो अपने को साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। डिप्रेशन के अलावा अगर इसका डोपामिन का लेवल भी ज्यादा कम करवा दे, तो अपने क्या देखने को मिलता है, पार्किंसोनिज्म वाली कंडीशंस भी देखने को मिलती है अपने को। तो ये जो होता है नोरेपिनेफ्रिन का लेवल और डोपामिन का लेवल कम करा देता है। नोरेपिनेफ्रिन की कमी की वजह से क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। वहीं डोपामिन की कमी से अपने को पार्किंसन देखने को मिलता है। तो ये वाली कंडीशन जो होती है, ये वाली कंडीशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ऐसी ड्रग प्रिस्क्राइब करते टाइम, क्योंकि पेशेंट के अंदर बहुत फ्रीक्वेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वाले। क्योंकि जो ड्रग है वो नर्वस सिस्टम की ड्रग्स है, और नर्वस सिस्टम की ड्रग्स कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि उसके सेंट्रलाइज्ड इफेक्ट देखने को मिलते हैं आपको। उसका रिसेप्टर्स की बात करते हैं। रिसेप्टर्स की बात की जाए तो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो अल्फा रिसेप्टर होते हैं और एक बीटा रिसेप्टर होते हैं। तो अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर की खास बात ये है यहाँ पे कि ये दोनों के दोनों रिसेप्टर जो होते हैं वो दोनों के दोनों जो रिसेप्टर होते हैं किस टाइप के होते हैं, GPCR टाइप के होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये इसकी खास बात है यहाँ पे, दोनों के दोनों जो रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर भी और बीटा रिसेप्टर भी, ये किस टाइप के होते हैं, GPCR टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे एक तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाई है और एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है। अब जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर G1 टाइप, अल्फा 1 टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1 टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और अल्फा 1 टाइप के जो रिसेप्टर होते हैं वो GQ टाइप के रिसेप्टर होते हैं।
और ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक आपको पता ही है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अपने पोस्ट साइनेप्टिक सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम वाली ब्रांच की ही बात करेंगे अपने। अब इसके अंदर पैरासिम्फेटिक सप्लाई की बात नहीं करेंगे, अपने सिम्फेटिक सप्लाई की बात करेंगे। सिम्फेटिक सप्लाई के अंदर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है या फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, अपने प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात कर रहे हैं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो अपने को रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे, एक तो ये वाला रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक, और ये वाले जो रिसेप्टर होते हैं डायरेक्ट ऑर्गन पे देखने को मिलते हैं अपने को, जो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके अंदर जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहाँ पे ये रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। तो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो रिसेप्टर देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फा 1 रिसेप्टर, और किस टाइप के हैं? GQ सब टाइप के रिसेप्टर हैं। वहीं अगर प्री साइनेप्टिक की बात करूं तो प्री साइनेप्टिक में जो रिसेप्टर देखने को मिलता है, एक तो अल्फा 2 रिसेप्टर देखने को मिलता है और एक बीटा 2 रिसेप्टर देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार। ध्यान से समझना कि यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो अल्फा 2 रिसेप्टर है वो किस टाइप का है? GI टाइप का है। और यहाँ पे जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो किस टाइप का है? वो GS टाइप का है। कौन सा रिसेप्टर है? GS टाइप का। एक जगह तो अल्फा 2 रिसेप्टर जो GI टाइप का है और एक तरफ जो रिसेप्टर है वो GS टाइप का है। तो आपको रिसेप्टर तो समझ आ गए कौन से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे अल्फा 1 प्रेजेंट होता है, कहाँ पे अल्फा 2 और कहाँ पे बीटा 2, और इसका क्या एडवांटेज है, क्या काम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनकी लोकेशन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले अपने सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं इसके अंदर अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 रिसेप्टर है वो GQ टाइप का है, मैंने आपको बता दिया है। अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है वो GI टाइप का है। अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है वो पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट होता है। वहीं अगर अपने दूसरी बात करें अल्फा 2 रिसेप्टर की, वो प्री साइनेप्टिकली सिचुएटेड है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अल्फा 1 पोस्ट साइनेप्टिक में प्रेजेंट है और अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक के अंदर प्रेजेंट है। अल्फा 1 की बात की जाए तो अल्फा 1 जो रिसेप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ, अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है वो GQ टाइप का रिसेप्टर, और जहां भी GQ टाइप के रिसेप्टर की बात की जाएगी वहां पे क्या देखने को मिलेगा? हमेशा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बट क्योंकि अपने क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन बनाए हुए हैं भगवान ने। एक्सेप्शन कहीं ना कहीं एक्सेप्शन के एडवांटेज हैं इसलिए बनाने पड़े। तो जब अपने इसके इफेक्ट देखते हैं तो जैसा कि हर जगह तो कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, पर एक दो जगह ऐसी जहां अपने को रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है उसके अंदर अपने सबसे पहले क्या देखते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करवाता है। इफ यू स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर देन द इफेक्ट विल बी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ब्लैडर स्पिंचर, हेयर आल्सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स देखने को मिलेगा। रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्मूथ मसल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी स्टिमुलेट तो कैल्शियम ही होता है, नो डाउट कैल्शियम स्टिमुलेट होता है, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिया है भगवान ने, गॉड ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। यहाँ पे गॉड ने क्या एक्स्ट्रा दिया है? यहाँ पे गॉड ने कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल दे दिए, और जहां पोटेशियम आ जाए वहां तो 100% है रिलैक्सेशन शो ही होगा, हमेशा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहां पे स्टिमुलेशन कम ही होगा हमेशा पोटेशियम की बात आते ही। तो कैल्शियम डिपेंडेंस पोटेशियम चैनल स्टिमुलेट हो जाते हैं यहाँ पे, और जैसे ही कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेंशियल चैनल को स्टिमुलेट करता है, पोटेंशियल चैनल जनरेट हो जाते हैं, और वो पोटेंशियल चैनल क्या करते हैं? रिलैक्सेशन जनरेट करते हैं। वो पोटेंशियल चैनल क्या करते हैं? रिलैक्सेशन जनरेट करते हैं। दैट्स वाई मैं आपको एक एक्सेप्शन की बात बता रहा था यहाँ पे। उसके अलावा अगर लीवर की बात की जाए तो लीवर के अंदर भी जो मसल्स होती है लीवर के अंदर, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को? लीवर के अंदर कैल्शियम क्या होते हैं? कैल्शियम जहां भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ते ही वो क्या करते हैं? कैल्शियम ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करवा देते हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इंक्रीज करवा देते हैं। इन दोनों को कैल्शियम इंक्रीज करवा देते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को भी और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करवा देते हैं। डेट्स वाई अल्फा 1 रिसेप्टर क्या कोज करते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। याद रखना, अल्फा 1 रिसेप्टर क्या कोज कर रहे हैं? हाइपरग्लाइसेमिया कोज कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपरग्लाइसेमिया। अपने आगे भी पढ़ेंगे बाकी रिसेप्टर्स भी क्या कोज करते हैं और क्यों हाइपरग्लाइसेमिया ही कोज कर रहे हैं, ये सब अपने बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं अपने आगे। तो अब जो अपने देखते हैं वो अपने क्या देखते हैं कि नोरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज है, जो सिक्रेशन है नोरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज है, वो होना कहाँ से? वेसिकल्स से होना है, ये तो अपने को पता है। वेसिकल्स में स्टोर हो रहा था तो वेसिकल्स में रिलीज होगा यार। अब वेसिकल्स के अंदर जब उसका सिक्रेशन होता है तो वेसिकल से सिक्रेशन होगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में वेसिकल्स का सिक्रेशन होगा, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आएगा क्या? नोरएपिनेफ्रिन। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में आएगा तो रिसेप्टर कौन से मिलेंगे? अल्फा 2, बीटा 2, ये रिसेप्टर मिलेंगे उसको। बट यहाँ पे अपने ने क्या बात करी थी लास्ट के अंदर, अपनों ने दूसरी स्लाइड के अंदर जब अपनों ने देखा था तो वहां पे अपनों ने क्या देखा था कि जो अल्फा 1
और अल्फा 2 रिसेप्टर वो यहाँ मिल रहे थे, बीटा 1 बीटा 2, अल्फा 2 और बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ मिल रहे थे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर मिल रहे थे। यहाँ पे क्या है, बीटा 2 और अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर मिल रहे थे। तो ध्यान देना कि जब ये दोनों रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर मिल रहे थे, तो अब अपने कैसे डिसाइड करेंगे कि नोरएपिनेफ्रिन है वो पहले कहाँ पे जाके एक्शन करेगा। नोरएपिनेफ्रिन का एक्शन जो होगा, जब नोरएपिनेफ्रिन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे इकट्ठा हो जाएगा, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद इकट्ठा होने के बाद इन रिसेप्टर पे कब काम करेगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए अपने को। तो इस चीज़ को पता करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब दो चीज़ें डिसाइड करी गई, दो चीज़ें ये डिसाइड करेगी कि जब भी लो कंसंट्रेशन होएगी तो लो कंसंट्रेशन पे तो हमेशा कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। और जब भी हाई कंसंट्रेशन होएगी तब कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तब अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। तो ये दो चीजें डिसाइड करी गई। अब इस दो चीजों का डिसाइड करने का एक लॉजिक भी है जो कि आपको समझना, देखना, आपको समझ आएगा अच्छे से कि जब अपने लो कंसंट्रेशन के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे ही मान लो नोरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हुआ, नोरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हुआ तो बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा। और जैसे ही बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, बीटा 2 रिसेप्टर किस टाइप का है, बीटा 2 रिसेप्टर जी स्टिमुलेटरी टाइप का है, जीएस टाइप का है। और जैसे ये जीएस टाइप का, तो ये क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन भेजेगा। इंफॉर्मेशन भेजने के बाद ये क्या करवाएगा, इंफॉर्मेशन भेज के नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि नोरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो रहा है। नोरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो रहा है तो बीटा 2 रिसेप्टर के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, और इंफॉर्मेशन जाते ही ये क्या करेगा, ये बीटा 2 रिसेप्टर इंफॉर्मेशन जाते ही नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज कर देगा, और नोरएपिनेफ्रिन इंक्रीज होते ही दोबारा बढ़ जाएगा। मान लो जैसे ही नोरएपिनेफ्रिन का लेवल यहाँ ज्यादा हो गया, नोरएपिनेफ्रिन का लेवल जैसे ही यहाँ इंक्रीज हो गया, वैसे ही क्या होगा, जी अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, जब नोरएपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा होगा तब जो रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है वो कौन सा होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर होता है। और जैसे ही अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो वो किस टाइप का रिसेप्टर है, जीआई टाइप का रिसेप्टर है। अल्फा 2 जी इनहिबिटरी टाइप का रिसेप्टर। और जैसे ही ये जीआई टाइप का रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, वैसे ही वो क्या करवाएगा, नोरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम करवा देगा। तो आप देख रहे हो किस तरीके से डिजाइन किया गॉड ने यार। बिल्कुल, जब आपका लेवल जो है नोरएपिनेफ्रिन का वो जैसे ही डिक्रीज हो रहा है तो बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं और वो स्टिमुलेट कर रहे हैं नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को। जैसे ही ज्यादा हो रहा है लेवल, जीआई रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं, और वो क्या करा रहे हैं, जीआई टाइप के, तो जीआई टाइप के तो नोरएपिनेफ्रिन का लेवल कम करवा रहे हैं। बैलेंसिंग देख रहे हो आप कैसे चल रही है नोरएपिनेफ्रिन की, कैसे बीटा 2 रिसेप्टर और अल्फा 2 रिसेप्टर दोनों सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहे हैं। कब किसको एक्टिवेट करना है, कब किसको नहीं एक्टिवेट करना, सब थ्रेशोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो कम कंसंट्रेशन पे हमेशा बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन पे हमेशा अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। तो क्यों अब अपने पास एक चीज और एक्स्ट्रा अपने को पता लगी है यहां से कि भाई इस जो ड्रग है, जो यहाँ पे अपने अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2 इन रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अपने यहाँ पे एक ही ड्रग से दो एक्शन भी देख सकते हैं। जब अपने कम डोज में ड्रग को देंगे तो अपने को कुछ और एक्शन देखने को मिलेगा, और जब अपने उसी ड्रग को ज्यादा डोज में देंगे तब अपने को कोई और एक्शन देखने को मिलेगा। समझ आ रही है आपको ये बात कि मैंने आपको क्या बताया कि कम लो कंसंट्रेशन में बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं और हाई कंसंट्रेशन में अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इससे अपने को ये चीज भी समझ आ जाती है कि जब अपने पेशेंट को ड्रग देंगे तो अगर अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से ड्रग दे, अगर अपने लो कंसंट्रेशन रखें तो कोई और रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तो कोई और इफेक्ट देखने को मिलेगा, और वहीं अगर अपने हाई कंसंट्रेशन दे पेशेंट को तो कोई और रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और कोई और इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक ही ड्रग से अपने सिर्फ डोज के वेरिएशन से दो इफेक्ट देख सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो यही वाली कंडीशन जो समझानी थी मेरे को आपको कि जब भी अपने नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को डिक्रीज कर देंगे तो बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होते ही नोरएपिनेफ्रिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं अगर अपने नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ जाता है किसी भी कंडीशन में तो अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और वो क्या कर देते हैं, नोरएपिनेफ्रिन के रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो अल्फा 2 रिसेप्टर जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर को अपने ऑटो रिसेप्टर भी बोलते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग काम करते हैं। ये ऑटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 2 को अगर यहाँ कहाँ पे एसएनएस सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, अल्फा 2 बोल दिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, M2 रिसेप्टर बोल दिया। हिस्टामिनर्जिक नर्वस सिस्टम, हिस्टामिनर्जिक के अंदर तो H3 रिसेप्टर बोल दिया। सीरोटेनर्जिक है तो S5HT1 रिसेप्टर बोल दिया। हर जगह प्रेजेंट है अलग अलग कंडीशन के अंदर अल्फा 2 रिसेप्टर, हर जगह अपने अपने एक्शन दिखाते हैं। हर जगह इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाना है, इनहिबिटरी स्टिमुलेटरी इफेक्ट दिखाना है, तो अपनी अपनी जगह हर जगह इफेक्ट शो करते हैं।
आप हिस्टामिनर्जिक हो गया, जो ये M2 रिसेप्टर हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, 5HT1 रिसेप्टर हो गया, तो अपने इनके बेसिस के ऊपर ड्रग्स भी डिस्कवर कर चुके हैं, और जो अपने बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, हिस्टामिनर्जिक ऑटोकोइड्स के अंदर पढ़ेंगे अपने, सीरोटिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो ये सारे के सारे इफेक्ट हैं जो आप देखना यहाँ पे कि प्री साइनेप्टिक इफेक्ट हमेशा नोरेपिनेफ्रिन का क्या होगा, प्री साइनेप्टिक इफेक्ट की बात करें तो नोरेपिनेफ्रिन का क्या होगा, कम। ठीक है, प्री साइनेप्टिक इफेक्ट नोरेपिनेफ्रिन का कम देखने को मिलता है। बट अगर अपने एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे कि अल्फा 2 जो होता है वो पोस्ट साइनेप्टिक प्रेजेंट होता है। अल्फा 2 जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्टिक प्रेजेंट है। अब पोस्ट साइनेप्टिक प्रेजेंट है, तो पोस्ट साइनेप्टिक प्रेजेंट है तो ब्लड वेसल्स के अंदर अपने को कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है। किस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है। ब्लड वेसल्स के अंदर अल्फा 2 का जो इफेक्ट होता है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का देखने को मिलता है, क्योंकि अल्फा 2 कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अल्फा 2 रिसेप्टर जो अपनों ने पढ़ा था, अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट था, प्री साइनेप्टिक प्रेजेंट था। अल्फा 2 किस टाइप का था, GI टाइप का था, तो इनहिबिटरी टाइप का रिसेप्टर था। अब इनहिबिटरी टाइप का रिसेप्टर था तो देखना क्या क्या करवाता है। अगर अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है वो अगर नोरेपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, और जैसे ही वो स्टिमुलेट होगा नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को कम कर देगा, और जैसे ही नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को कम कर देगा, नोरेपिनेफ्रिन का लेवल कम होते ही क्या होना चाहिए, ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि ब्लड वेसल्स के अंदर GI टाइप का अल्फा 2 रिसेप्टर नहीं मिलता। ब्लड वेसल्स के अंदर जो अल्फा 2 रिसेप्टर मिलता है वो GQ टाइप का मिलता है। डेट्स वाई अपने को यहाँ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है। समझ आइए आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हर जगह GI टाइप देखने को मिल रहा था अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अल्फा 2 रिसेप्टर GI टाइप का था। बट अगर ब्लड वेसल्स की बात करूं तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो रिसेप्टर है वो GI टाइप का नहीं है, वो कौन सा है, GQ टाइप का। और GQ टाइप का है तो कैल्शियम इंक्रीज होगा, कैल्शियम बढ़ेगा, और कैल्शियम बढ़ेगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा ब्लड वेसल्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। दैट्स वाई अपने क्या करते हैं, अपने जब क्लोनिडिन यूज में लेते हैं, क्लोनिडिन जो ड्रग होती है अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है, और अल्फा 2 ड्रग जो एगोनिस्ट होती है तो इसको जब अपने यूज में लेते हैं और इसको पेशेंट को IV रूट से अपने देते हैं तो इफेक्ट देखना आप क्या क्या देखने को मिलेगा कि जब आप पेशेंट को ये ड्रग स्लो इन्फ्यूजन के अंदर दोगे, जब आपने पेशेंट को ये ड्रग क्या दोगे, स्लो इन्फ्यूजन के अंदर दोगे, तो स्लो इन्फ्यूजन में जब आप ये ड्रग देते हो पेशेंट को तो ये कहाँ पे जाएगी, ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर काम करेगी जाके, और इफेक्ट क्या शो करेगी, अपना वैसोडाइलेशन। क्या देंगे, क्या इफेक्ट शो करती है, वैसोडाइलेशन इफेक्ट शो करती है। वहीं अगर अपने इसको क्या कर दे, अपने इसका इन्फ्यूजन फास्ट कर दें तो ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर काम करेगी, और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे काम करके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट शो करेगी। और इतना सीवियर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कि पेशेंट का BP बहुत ज्यादा रेज हो जाता है। डेट्स वाई एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ड्रग, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं इस ड्रग को अपने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर BP इंक्रीज करवा देती है पेशेंट का। तो ये क्लोनिडिन का एक्शन होता है। अल्फा 2 एगोनिस्ट की बात करी जाए तो IV रूट से अगर दी जाती है स्लो इन्फ्यूजन के अंदर वैसोडाइलेशन करवा रही है, वहीं अगर फास्ट इन्फ्यूजन करें तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रही है। तो आपको एक चीज़ समझ आ रही है किस तरीके से अपने सिर्फ ड्रग की डोज से दो इफेक्ट देख रहे हैं। सिर्फ किस कारण देख रहे हैं, उन रिसेप्टर्स के कारण देख रहे हैं। कम डोज होगा तो वो किसी और रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, ज़्यादा डोज होगी तो वो किसी और चीज़ को स्टिमुलेट करेगा। दैट्स वाई इफेक्ट जो होंगे वो भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये था पहला इफेक्ट ब्लड वेसल्स के ऊपर। दूसरा इफेक्ट अपने पैनक्रियाज के ऊपर देखते हैं। अगर अपने बात करें दूसरा इफेक्ट बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस की बात करें, तो जो पैनक्रियाज के अंदर अपने बीटा सेल्स की बात करें तो इसके ऊपर जो अपने को रिसेप्टर देखने को मिलता है कि वो कौन सा रिसेप्टर, कौन से टाइप का रिसेप्टर देखने को मिलता है, GI टाइप का, GI सब टाइप का रिसेप्टर देखने को मिलता है अपने को बीटा सेल्स के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर। और जाहिर सी बात है जब GI टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा तो इंसुलिन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। GI टाइप है, इंसुलिन का लेवल कम करवा देगा, और इंसुलिन का लेवल कम कराते ही क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया। याद करो पहले भी क्या पढ़ाया था, पिछले टॉपिक में भी मैंने पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको क्या बताया था कि हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा था। पिछली स्लाइड में भी अपने क्या पढ़ के आए हैं कि क्या हो रहा था, हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा था। इफेक्ट जो शो हो रहा था अपने को लीवर के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर के अंदर, अपनों ने क्या पढ़ा था, अल्फा 1 भी क्या करवा रहा था, हाइपरग्लाइसेमिया करा रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी अपनों ने कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर है वो भी क्या करवा रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया करवा रहा है। अल्फा 2 रिसेप्टर भी क्या कोज कर रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया। तो दो रिसेप्टर तो हाइपरग्लाइसेमिया कोज कर रहे हैं। और रही सिर्फ बीटा की बात, तो बीटा का भी देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वो भी क्या करता है। अब अपने बीटा 2 रिसेप्टर की बात करते हैं। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो GS टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बीटा 2 रिसेप्टर कैसे होते हैं, GS टाइप के होते हैं। अब ये जो बीटा 2 रिसेप्टर हैं GS टाइप के हैं तो ये लीवर में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लीवर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या करवाते हैं, ये भी जीएस टाइप के, तो स्टूमुलेटरी टाइप के हैं। बीटा 2 रिसेप्टर अब जैसे ही स्टूमुलेट टाइप के तो लीवर के अंदर प्रेजेंट है, तो जीएस क्या है, जीएस स्टूमुलेट करवाएगा। लीवर के अंदर प्रेजेंट है तो लीवर के अंदर स्टूमुलेट करवा के क्या करवाता है, ग्लाइकोजेनो क्या करवाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। क्या करवाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा। दोनों ही कंडीशन से आपको पता है ग्लूकोज इंक्रीज होता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा दोनों ही कंडीशन से। तो ये जीएस रिसेप्टर भी क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करवाता है। साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करवा के फिर से क्या कोज करवाता है, ये साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करवा के दो कंडीशन जनरेट करवाता है, एक तो हाइपरग्लाइसेमिया और एक हाइपोग्लाइसेमिया। दोनों कंडीशन समझना है यहाँ पे। हाइपरग्लाइसेमिया तो किस कारण हो रही थी, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करवा के, जिसके कारण क्या हो रहा था, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा था और ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा था। दो कंडीशन हो रही थी, पहली तो साइक्लिक एएमपी को, दूसरी तरफ साइक्लिक एएमपी इंक्रीज करने की वजह से अपने पास क्या हो रहा था, क्योंकि ये जीएस सब टाइप का है, जी स्टूमुलेटरी सब टाइप का है, तो ये बीटा सेल्स के अंदर भी स्टूमुलेशन कोज करता है। क्वेश्चन डाउट आता है कि जब वो जीआई टाइप का था वहां पे अल्फा 2 रिसेप्टर, तो जीआई टाइप का जब इनहिबिट कर रहा था तो जीएस टाइप का स्टूमुलेट, जीएस टाइप का है तो ये जीएस टाइप का स्टूमुलेट भी तो करेगा इंसुलिन को यार, नो डाउट स्टूमुलेट करेगा, इंसुलिन को स्टूमुलेट करके इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएगा, और इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया भी देखने को मिलेगा। बट अगर नेट इफेक्ट की बात करूं तो नेट इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, हाइपरग्लाइसेमिया का नेट इफेक्ट ज्यादा होगा, और हाइपरग्लाइसेमिया का नेट इफेक्ट ज्यादा होगा। डेट्स वाई क्या देखने को मिलेगा, ओवरऑल कंडीशन हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि अल्फा 1 रिसेप्टर भी हाइपरग्लाइसेमिया कोज कर रहा है, अल्फा 2 रिसेप्टर भी हाइपरग्लाइसेमिया कोज कर रहा है, एंड बीटा 2 रिसेप्टर भी हाइपरग्लाइसेमिया कोज कर रहा है। तो तीनों के तीनों रिसेप्टर जो है हाइपरग्लाइसेमिया कोज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हाइपोग्लाइसेमिया कोज कर रहा हो। तो आप मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दो कि हाइपरग्लाइसेमिया ज्यादा खतरनाक है या हाइपोग्लाइसेमिया। नो डाउट हाइपोग्लाइसेमिया ज्यादा खतरनाक है। हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कोमा तक में चला जाता है, पेशेंट को पैल्पिटेशन जैसे सिम्टम, ट्रेमर्स जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर अगर पेशेंट को एक बार हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड आता है तो पेशेंट ऑटोमेटिक, बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं यार हाइपोग्लाइसेमिया में, पेशेंट सेकंड टाइम अपने आप समझ जाता है कि मुझे हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जब भी पेशेंट को नेक्स्ट टाइम एपिसोड्स आते हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिया ज़्यादा डेंजरस होता है। डेट्स वाई गोड ने कुछ ऐसा किया कि हर रिसेप्टर से हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है ताकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया से बचाया जा सके। मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर किसी भी रिसेप्टर को एक्टिवेट करो आप, कभी भी आपकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, तो चाहे अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो, चाहे बीटा 2 रिसेप्टर, चाहे अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो, जो नेट इफेक्ट देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा अपने को, हमेशा हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया इज द कंडीशन जिससे अपने हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट कर रहे हैं। अपने किसी भी कारण से हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होना देना चाहते बॉडी के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक कंडीशन है। डेट्स वाई अपने हाइपरग्लाइसेमिया कोज करवा रहे हैं हर रिसेप्टर से। हर रिसेप्टर को स्टूमुलेट करो चाहे इनहिबिट करो, हमेशा क्या देखने को मिल रहा है अपने को, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिल रहा है। डेट्स द ब्यूटी ऑफ गॉड जिन्होंने हमको इस तरीके से डिजाइन किया है। उसके बाद अगर दूसरी बात करते हैं इसके अंदर कि हाइपोग्लाइसेमिया ज़्यादा डेंजरस होता है, मैं बता चुका हूँ। बॉडी जब भी इस कंडीशन के अंदर जाती है तो कंपनसेटरी रिलीज होता है कैटेकोलामीन्स का। जब भी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन में जाएगी तो कैटेकोलामीन्स का रिलीज होगा, जाहिर सी बात है कंपनसेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है अपने को। और वहाँ पे जैसे कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं वैसे ही वो कहाँ पे जाके एक्ट करेंगे, अल्फा 1 पे, अल्फा 2 पे या फिर बीटा रिसेप्टर पे। इन तीनों रिसेप्टर पे एक्शन करते हैं जाकर, जैसे ही इन तीनों रिसेप्टर पे एक्शन करेंगे तीनों का इफेक्ट, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है तो हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट किया जाता है इस तरीके से। लास्ट अपने बीटा 2 रिसेप्टर्स के बारे में देख लेते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स जितने भी होते हैं सारे के सारे किस टाइप के होते हैं, जीएस टाइप के होते हैं। जीएस सब टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, सारे के सारे स्टिमुलेटरी टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। तो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 तीन टाइप के रिसेप्टर होते हैं। बीटा 1 की बात की जाए तो बीटा 1 जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। हार्ट के अंदर प्रेजेंट होकर क्या करवाता है, ये साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। जाहिर सी बात है स्टिमुलेटरी टाइप का, तो साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा, फॉस्फोराइलेट देखने को मिलेगा। और जैसे ही फॉस्फोराइलेट देखने को मिलता है वैसे ही कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं वो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम लेवल इंक्रीज होते ही कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, हार्ट रेट ज़्यादा, कंडक्शन ज़्यादा, सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। डेट्स वाई बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है वो क्या करवाता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़वाता है, हार्ट रेट भी बढ़वाता है, कंडक्शन भी बढ़वाता है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो यहाँ एक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल्स के अंदर भी बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर,
और ये क्या करवाते हैं, रेनिन के रिलीज को इंक्रीज कराते हैं। और रेनिन का रिलीज जब ज़्यादा होता है तो क्या देखने को मिलता है अपने को, ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बीपी इंक्रीज देखने को मिलता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स की बात करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक तो स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। दो अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं, पता है अपने को, स्मूथ मसल्स में भी होते हैं, स्केलेटल मसल कार्डिक मसल्स में भी होते हैं। अब दोनों जगह एक्शन देखना क्या क्या होता है। स्मूथ मसल्स में तो साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाते हैं, साइक्लिक एएमपी एक्टिविटी को इंक्रीज करवाते हैं। तो मैंने एक बार पहले भी आपको समझाया था कि एमएलसीपी और एमएलसीआर की एक्टिविटी जो होती है उसको एमएलसीपी और एमएलसीआर को स्टिमुलेट करवा देते हैं। इन दोनों को स्टिमुलेट करवाने के कारण क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और पोटेशियम चैनल ओपन होते ही रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो बीटा 2 रिसेप्टर, जो कि मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला पूरा का पूरा मैकेनिज्म एमएलसीपी एमएलसीआर का, आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही साइक्लिक एएमपी को आप एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो स्मूथ मसल्स के अंदर साइक्लिक एएमपी के अकॉर्डिंग ये वाले सारे के सारे एमएलसीपी एंड एमएलसीआर जो होते हैं ये इंक्रीज स्टिमुलेट हो जाते हैं, और ये स्टिमुलेट होते हैं पोटेशियम चैनल्स को ओपन करते हैं, और पोटेशियम चैनल्स हमेशा क्या दिखाएगा, ओपन होके रिलैक्सेशन इफेक्ट दिखाएगा। डेट्स वाई बीटा 2 रिसेप्टर्स इन स्मूथ मसल्स ऑलवेज कॉज वैसोडाइलेशन इन ब्लड वेसल्स। क्या कोज करेगा, हमेशा वैसोडाइलेशन कोज करेगा ब्लड वेसल्स में। ब्रोंकियल्स के अंदर क्या करेगा, ब्रोंकोडाइलेशन करेगा। यूट्रस को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जहां जहां भी स्मूथ मसल्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वहां वहां अपने को इफेक्ट जो है वो रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, डायलेशन देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो अगर ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये हाइपरग्लाइसेमिया वाली कंडीशन क्रिएट करेगा। ग्लूकोज के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया वाली कंडीशन, ये तो अपने को पता है, अपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बीटा 2 के बारे में। दूसरी जो है स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर साइक्लिक एएमपी को रिलीज करवाते हैं, इंक्रीज होता है साइक्लिक एएमपी का लेवल। फॉस्फोराइलेशन होते हैं कैल्शियम चैनल्स के, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होते हैं, कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स जैसी अपने को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है, तो बीटा 2 रिसेप्टर स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था। बीटा 1 रिसेप्टर भी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, बीटा 2 रिसेप्टर भी कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, बट बीटा 2 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स के अंदर सब कुछ क्या करवा रहा है, रिलैक्सेशन करवा रहा है। लास्ट बीटा 3 रिसेप्टर की बात करते हैं तो बीटा 3 रिसेप्टर डेट्रेसर मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और डेट्रोसर मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते ही ये क्या करता है, साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा के रिलैक्सेशन कोज करवा रहा है। यहाँ पे भी ये एक एक्सेप्शन है, रिलैक्सेशन कोज करवा रहा है साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज करके बीटा 3 रिसेप्टर। उसके अलावा एडिपोसाइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एडिपोसाइड्स के अंदर प्रेजेंट होके भी साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा के इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है एडिपोसाइड्स के अंदर, कि ये एचएसएल को स्टिमुलेट करवाता है। एचएसएल हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को स्टिमुलेट करवा के क्या करवाता है, ये लिपोलाइसिस कोज करवाता है। क्या कोज करवाता है, लिपोलाइसिस कोज करवाता है। तो इसलिए अपने इसको बीटा 3 रिसेप्टर के अंदर, अपने एडिपोसाइट्स के अंदर बीटा 3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवा के अपने ओबेसिटी का ट्रीटमेंट भी करते हैं बहुत सारी जगह। अपने बीटा 3 रिसेप्टर, बीटा 3 एगोनिस्ट देके पेशेंट को अपने ओबेसिटी का ट्रीटमेंट भी करते हैं ताकि उसके फैट को क्या करवा सके, लिपोलाइसिस करवाया जा सके। और डेट्रोसर मसल्स के अंदर साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज करा के रिलैक्सेशन कोज करवा रहे हैं। ये मैं आपको मेरे लास्ट लेसन में पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर अपनों ने प्यूपिल्स और ब्लैडर के ऊपर एक्शन पढ़ा था। उस टाइम पे मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से काम हो रहा था। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स के टाइप है सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर नोरेपिनेफ्रिन और अपनों ने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा। नो डाउट कुछ डाउट आएंगे, 100% आएंगे, इसको पढ़ोगे तो आप बहुत सारे डाउट आएंगे, बट एप्लीकेशन पोर्शन पढ़ेंगे जब इनका ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी इंडिकेशंस है, कौन कौन सी जगह यूज़ हो रही है ड्रग्स, तब अपने को इसके एप्लीकेशन पोर्शन में ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई क्वेरी नहीं रहेगी एप्लीकेशन पोर्शन में। ड्रग के साथ साथ अपने दोबारा से इन चीज़ों को रिपीट करेंगे अभी नेक्स्ट लेसन में, जब अपने सिम्फेटो मिनीमेटिक्स और सिम्फेटोलाइटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ अपना फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपने ऑटोकोड्स शुरू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइज and must like, share and subscribe my channel Medicos Cafe, and stay tuned and also watch my videos on Unacademy Anatomy and Physiology. My username is Chandan Sharma 0054. तो आप जा सकते हो वहाँ पे भी, मेरा चैनल, वहाँ पे भी मेरे लेसन्स है बहुत सारे अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ मैं, वहाँ भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड।